तो हम लोग आज कई दिन बाद मिल रहे हैं और शायद पिछले लेक्चर पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। यहाँ पर हम लोग पहले डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। और आपको जैसा पहले पढ़ा दिया गया था कि जो हैलो एल्केन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड है, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन डिजॉल्व हो सकते हैं अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें। चूँकि हैलो एल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए वाटर के साथ इमिसिबल होगा या वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पर केवल लिखेंगे वाटर इनसॉल्युबल या वाटर इनइमिसिबल। रीजन क्या बताएंगे कि ये वाटर इनसॉल्युबल क्यों है, तो आप बताएंगे एज इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या हैलो एल्केन वाटर में डिजॉल्व होंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? तो आप कहेंगे कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते विद वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए डिजॉल्व नहीं होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग पोलरिटी पे चर्चा करें। इसकी पोलरिटी, तो पोलरिटी आपको डिटेल में पढ़ाया गया था, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो पोलरिटी होती है इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रश्न होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, मतलब विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये RF हम लोग ले रहे हैं, ये RCl है, ये RVr है और ये RI है। अब यहाँ पर RF है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है RCl से, RCl का RVr से, RVr का RI से। तो आप यहाँ पर जब चल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है। सो पोलरिटी डिक्रीजेज, इसलिए यहाँ पर पोलरिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये हो गया। लेकिन भैया एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन है जिसको आप हिंदी में अपवाद बोल सकते हो। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर CH3Cl ले लिया जाए। CH3Cl की पोलरिटी ज़्यादा होगी CH3F से, CH3F की पोलरिटी ज़्यादा होगी CH3Br से, और CH3Br की पोलरिटी ज़्यादा होगी CH3I से। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए, पोलरिटी पढ़ लिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक साथ देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ देख रहे हैं। यहाँ पर आप RF लिख रहे हो, ये RCl लिख रहे हो, ये RVr लिख रहे हो और ये RI लिख रहे हो, एल्किल आयोडाइड। अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो ऐसे, मतलब इसका मतलब ये है कि आप F से I की साइड में जा रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो जब भी कोई चीज़ बड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये RF, ये बॉन्ड लेंथ छोटा है। अब देखने में तो बराबर लिखा गया लेकिन ये वास्तव में छोटा है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जैसे R लिख रहे हैं, R तो सभी में सेम है, ये F लिख रहे हैं, यहाँ पर इनके न्यूक्लियस के बीच की ये दूरी ले रहे हो, ये छोटा सा है। लेकिन अगर आप RI ले लो तो ये R वैसे ही है, आयोडीन काफ़ी बड़ा सा है।
तो काफ़ी बड़ा सा है। तो यहाँ पर देखो ये आपने लिया ये, अब ये देखो ये बांड लेंथ है ये, तो ये आर एफ का केस है और ये आर सी एल का केस है, आर आई का केस है। अब यहाँ पर ये बांड लेंथ कम है, इसको आसानी से आप नहीं तोड़ पाओगे, इसको आसानी से तोड़ लोगे। तो ये बांड लेंथ बढ़ रही है, तो बांड लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। ये बांड एनर्जी घट रही है, यहाँ पर चाहे तो 100 कर सकते हैं, 100 बांड एनर्जी घट रही है। बांड लेंथ बढ़ने से बांड एनर्जी घटेगी। अब अगर बांड एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, स्टेबिलिटी घट जाएगी, मतलब आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी घटेगी, तो आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी घट रही है, मतलब आप एफ से आई की साइड में जाओगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो मतलब स्टेबल कम है तो रिएक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिविटी यहाँ पर हिंदी में आप क्रियाशीलता कह सकते हो, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि बांड लेंथ बढ़ रही है। बांड लेंथ का आर्डर बताएं तो ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बांड एनर्जी का अगर आपसे कोई आर्डर पूछे तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में, मतलब घटते क्रम में लिखा गया है। स्टेबिलिटी का है तो घटते क्रम में है, रिएक्टिविटी का है तो ये बढ़ते क्रम में है। ये 4 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हो गए। यहाँ पर फर्दर आगे देखा जाए तो हम लोग आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा, आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो मॉलिक्यूलर अगर मास बढ़ता है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज सो वान डेर वाल फोर्स इंक्रीजेज ड्यू टू व्हिच अब ये कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग, यहाँ पर ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, विस्कोसिटी इंक्रीजेज। तो ये सब भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर डेंसिटी की बात करें भैया तो C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5 आयोडीन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये लेस डेंसर देन वाटर हैं और ये मोर डेंसर देन वाटर। यहाँ पर लेस डेंसर देन वाटर, यहाँ पर हो जाएगा मोर डेंसर देन वाटर हो जाएगा। तो ये मतलब वाटर से इनकी डेंसिटी कम है, तो वाटर से डेंसिटी कम है तो वाटर पर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, और इनकी वाटर से डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन ऊपर थे, ये 4-5, एक क्वेश्चन 2, ये 3 4, ये 4-5 क्वेश्चन नीचे हो गए। ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक्शन ऑफ हीट या इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब हीट अगर करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इनफ्लेमेबल नेचर पे अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑन हीटिंग RX not RF burn with ग्रीन एज फ्लेम। तो इनको हीट करने पर ये ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, ये ध्यान रखिएगा भैया।
ये ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे नोन एज व्हीलस्टीन टेस्ट। मतलब हम लोग फ्लोराइड टेस्ट भी इसी तरह से करते हैं। किस मेथड से किया जाता है, तो आप कहेंगे व्हीलस्टीन मेथड से, व्हीलस्टीन टेस्ट। तो अगर एल्किल हैलाइड को हम लोग बर्न करें तो ये बर्न करते हैं ग्रीन एज फ्लेम के साथ, यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन ये एल्किल फ्लोराइड, ध्यान रखिएगा, ये बर्न नहीं करता। तो अगर आपसे कहा जाए कि कौन इसमें से व्हीलस्टीन टेस्ट नहीं देता, तो आपका आंसर हो जाएगा जो एल्किल फ्लोराइड है ये व्हीलस्टीन टेस्ट नहीं देता। एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि आपने हेडिंग डाला इनफ्लेमेबल नेचर। तो ये जो इनफ्लेमेबल नेचर होगा इनका, इनफ्लेमेबल नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनकी अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। इनफ्लेमेबल नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ हैलोजन के, नंबर ऑफ हैलोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हैलोजन की संख्या बढ़ रही है तो इनफ्लेमेबल नेचर घटेगा। यहाँ पर ध्यान दो, CH3Cl लिख रहे हो, CH2Cl2 लिख रहे हो, यहाँ पर CHCl3 लिख रहे हो और CCl4 लिख रहे हो। यहाँ पर ध्यान दो, ये नंबर ऑफ, नीचे जा रहे हो आप, नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, सो इनफ्लेमेबल नेचर, इनफ्लेमेबल नेचर डिक्रीजेज। तो ये यहाँ पर CCl4 जिसको आप पायरीन कहते हो, देखो ये CCl4, दिस इज पायरीन, इसको आप पायरीन कह रहे हो। तो ये जलने को कौन कहे, ये आग बुझाता है, पायरीन, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ पर केवल हैलोजन है, तो ये जलता नहीं है बल्कि जलने वाले को बुझाता है। तो ध्यान दें, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, हम लोग यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। सॉल्बिलिटी हो गया, पोलरिटी हो गया, पोलरिटी में एक्सेप्शन केस हो गया, यहाँ पर ये हो गया भैया। और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ चर्चा कर लिए, इस पे इनफ्लेमेबल नेचर पे चर्चा हो गई। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि एक और चीज़ है, RI यहाँ पर जो है, RI काजेज डार्कनिंग इफेक्ट, RI काजेज डार्कनिंग इफेक्ट, ये अंधेरा उत्पन्न करता है। और ड्यू टू फोटोलिसिस, ड्यू टू फोटोलिसिस, यहाँ पर ध्यान दें, ये फोटोलिसिस के कारण यहाँ पर डार्कनिंग इफेक्ट पाया जाएगा। ये RI, यहाँ पर आपने सनलाइट ले लिया, तो ये सनलाइट ले लिया, HNO को आप सनलाइट पढ़ोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा R में और आयोडीन में, तो दो R आपस में जुड़ गए, एल्केन बन गया। और यहाँ पर ये आयोडीन आपस में जुड़ गया, यही आयोडीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो डिकम्पोजिशन, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग। तो ये जो आपका RI है, ये मतलब I2 है, ये डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। लेकिन एक चीज़ और दिमाग से स्लिप कर रहा है, फिजिकल स्टेट पे चर्चा कर लिया जाए भैया। फिजिकल स्टेट एक बार FMC में पूछा गया ये प्रश्न है, फिजिकल स्टेट पे चर्चा करें। तो जैसे अभी आपको पढ़ाया गया था कि जो मॉलिक्यूलर मास है ये वांडर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है कि वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो लगता ये है कि जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जैसे गैस स्टेट है तो लिक्विड में बदलेगी, लिक्विड है तो सॉलिड में बदलेगी।
और इस तरह से फिजिकल स्टेट पे फ़र्क पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर फ़र्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे। यहाँ पर एक दूसरा पहले एक्सेप्शन देख लें, एग्जांपल FCl2, यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर I2 है। अब ये ध्यान दो, ये दोनों गैस स्टेट में हैं, ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड है। ये अगर यहाँ पर ध्यान दो तो ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है। मतलब आप जब F2 से I2 के साइड में चलते हो तो गैस स्टेट पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है और फिर सॉलिड में बदल जाती है। कोई कारण पूछे क्यों, तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो वांडर वाल फोर्स इंक्रीज कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वांडर वाल फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो जिससे ये दोनों गैस स्टेट में हैं। फिर वांडर वाल पर फोर्स कम था चूंकि मॉलिक्यूलर मास कम था। अब यहाँ पर Br2 पे आए, थोड़ा मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो वांडर वाल फोर्स बढ़ा, तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर आप I2 पे आए तो वांडर वाल फोर्स और बढ़ गया, तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया। अब उसी पैटर्न पे यहाँ पर बात करें, जो पूछा गया प्रश्न है, ये CH3I है, मेथिल आयोडाइड, और C2H5Cl है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो लग रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वांडर वाल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। फिर वांडर वाल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तो इसे लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पर ये वास्तव में आयोडीन है, आयोडीन के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो वांडर वाल फोर्स भी इसका ज़्यादा होगा। वांडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। और यहाँ पर C2H5Cl का मॉलिक्यूलर मास इसके कंपेरिजन में कम है, तो वांडर वाल फोर्स भी कम होगा। तो इसका मतलब वांडर वाल फोर्स कम है, तो ये फिर लिक्विड स्टेट में ना पाया जाएगा कि यहाँ पर किस में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम लोग आ जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड पे चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि जो एल्किल हैलाइड है आपकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो पहला तो ये शो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा रिएक्शन इसका होगा एलिमिनेशन। तीसरा रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन। चौथा हो जाएगा, रिडक्शन आप पढ़ ही रहे हो तो ऑक्सीडेशन देख लिया जाए, हालांकि है नहीं, बहुत रेयर है। फिफ्थ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। और सिक्स्थ रिएक्शन हो जाएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ये मेन रूप से 6 रिएक्शन इसके पाए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेन रिएक्शन इसका जो है, हम लोग जो पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं ये एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, रिडक्शन, जो भी हेडिंग डाली गई है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, ये RX है, ये एल्किल हैलाइड, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक हटे और दूसरा आए। तो हटेगा कौन, X माइनस के रूप में, आने वाला भी जो होगा वो माइनस ही होगा।
माइनस जुड़ता है प्लस पर, तो प्लस पर अटैक करने वाले को आप कहते हो न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं RX रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में SAN लिखते हो, उल्टा पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ें या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पढ़ें। अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये SAN, ये दो टाइप का होता है, SAN1 और SAN2। SAN1 और SAN2 दोनों पर डिटेल में चर्चा क्लास लेक्चर में हो चुकी थी। तो अब हम क्लास लेक्चर मतलब फिर से SN1 और SN2 पे डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया था। फिर भी यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है ये हो सकता है टर्शियरी RX, ये हो सकता है सेकेंडरी RX और ये हो सकता है प्राइमरी RX। वैसे अगर आपसे कहा जाए कि टर्शियरी RX मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा होगा, सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पर SN1 SN2 कहा गया। ये टर्शियरी से अगर आप पूछा जाए कि आप किस तरह का रिएक्शन देना चाहते हो तो ये SN1 बताएगा, ये सब पढ़ाया गया है। प्राइमरी से पूछा जाए भैया आप किधर जाना चाहोगे तो ये SN2 बताएगा। सेकेंडरी से पूछा जाए भैया आपकी क्या मर्जी है तो SN1 और SN2 दोनों बताएगा। अब SN1 और SN2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब अगर SN1 की कंडीशन है जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 बताएगा। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H2 हो गया, NH3 हो गया, ROH हो गया और यहाँ पर आपका CH3COOH हो गया, तो ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, इनके साथ ये SN1 बताएगा। और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब आपको डिटेल में क्लास में पहले बताया जा चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उस पर हम जा रहे हैं। जैसे DMSO हो गया, DMF हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब के साथ ये भैया SN2 देगा। तो यहाँ पर ये टर्शरी तो SN1 देता है, प्राइमरी SN2 देता है और सेकेंडरी है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन अगर SN1 की है तो SN1 देगा, SN2 की कंडीशन है तो SN2 देगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर SN1 की बात आ जाए, SN1 में जैसा आपको बताया गया कि ये टर्शरी ज़्यादा देना चाह रहा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा देना चाह रहा है प्राइमरी RX से, तो ये SN1 का अगर आर्डर पूछा जाए तो ये SN1 का आर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे SN2 का आर्डर पूछा जाए कि भैया आप SN2 का आर्डर बता दो तो इसी को उलट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेथिल हैलाइड ले लेंगे, फिर प्राइमरी, यहाँ पर सेकेंडरी और फिर टर्शरी का क्रम हो जाएगा। टर्शरी SN1 एकदम SN2 रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, ये चीज़ आप एकदम क्लियर हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ा दी गई हैं। SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब हम लोग रिएक्शन पे बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद KOH एक्वस।
AQ लिखा गया है मतलब एक्वस, RNaOH एक्वस, KOH एक्वस या NaOH एक्वस हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो, ये RAX हो जाएगा, यहाँ पर KOH एक्वस की बात कर रहे हैं, तो ये बात हो रही थी। अब यहाँ पर देखिए बेटा सभी लोग ध्यान से, यहाँ पर आपने AQ लिख दिया है, तो होगा क्या कि ये X आपका हट जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर ये आपने KX ले लिया है, तो ये RX हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया KOH आ गया। इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखा जाए क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ आपको KOH एक्वस या NaOH एक्वस की एक प्रॉपर्टी हम आपको बताना चाहेंगे। अगर KOH एक्वस है या NaOH एक्वस है तो इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर OH जोड़ देगा, मतलब लेकिन शर्त यह है कि जो KOH एक मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो किसी ऐसे कार्बन पर जुड़ा हो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि KOH एक्वस और NaOH एक्वस, अगर हम लोग इसको ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिमूव्स, ये हटा देगा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड इट्स OH, और वहाँ पर क्या करेगा भैया OH जोड़ देगा। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्या कर रहा है, ये OH जोड़ दे रहा है। अब जैसे आप कहीं पर ध्यान दो, ये जैसे ये CH3 है, यहाँ पर CH2Cl है, यहाँ पर आपने KOH एक्वस ले लिया, बस ये शर्त है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो गया, ये OH हो गया, ठीक है। तो ये Cl यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 सॉरी इसको CH2 कर लेते हैं, ये CH2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर KOH ये एक्वस आपने लिया है। अब चूंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर है तो यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो नो रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, CH2 यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर Cl है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए KOH एक्वस, अब यहाँ पर ये जो Cl है ये अगर हटाना चाहें तो ये Cl देखें जिस कार्बन पे वो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब ये Cl बहुत आसानी से हट जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो ये CH2CH, यहाँ पर CH2 ये OH हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग ये समझ जाएं कि हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे है तो उसको ये एक्वस KOH या OH हटाकर वहाँ पर क्या करेगा भैया, OH जोड़ देगा। यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे इस रिएक्शन को आप पूरा करना है तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इस Cl को यहाँ पर हटाकर OH जोड़ दिया जाए। यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ये हो गया CH2Cl, ये हो गया यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपका हो गया KOH एक्वस। अब अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर आप क्या करना पसंद करोगे तो ये हो जाएगा Cl, यहाँ से देखो ऊपर वाला जो Cl है ये Cl जो है जिस कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब ये जो Cl है ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। लेकिन ये Cl चूँकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से है तो ये Cl आप इसको नहीं हटा सकते, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3 ये आ गया, ये CH, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो रिएक्शन का नेचर है यहाँ पर ध्यान दो
ACl हटेगा, तो जब ACl हटेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ये आपको रीअरेंजमेंट वगैरह पहले सिखा दिया गया था कि रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। तो ये बन गया कार्बोकैटायन, ये प्लस। अब यहाँ पर आ गया ये CH3। अब ये CH3 यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग आपको बताया गया था, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग बताया गया था। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग कार्बन 1 मानेंगे, इसके बाद वाले को कार्बन 2 मानेंगे। कार्बन 2 पर अगर H है तो H शिफ्ट होगा, CH3 है तो CH3 शिफ्ट होगा, दोनों हैं तो फिर H शिफ्ट होगा। अब आप कार्बन 1 अगर इसको करें तो कार्बन 2 ये है, लेकिन कार्बन 2 ये भी तो है, तो ये देखो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अभी ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। यहाँ से अगर CH3 इस पे आ जाता है तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। लेकिन अगर आप H यहाँ से H यहाँ पे लाना चाहें तो ये प्लस जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस जो है ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्राइमरी में बदल जाएगा। तो कोई भी सेकेंडरी प्राइमरी में बदलना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर भैया ये 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट लिख रहे हैं, तो 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज, ये CH, यहाँ पर CH3 आ गया, ये हो गया CH3। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये जो KOH का OH माइनस है ये इस प्लस चार्ज पे यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा CH3 CH3 OH बन गया, ये CH3 बन गया और ये भी CH3 बन गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप एक्वस KOH ले लें या NaOH ले लें, तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े OH हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्या करेगा OH। तो इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिएगा। और ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं लगभग सबके लिए यही स्टेटमेंट होगा, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ही यहाँ पे हटेंगे, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा तो वो नहीं हटेगा। तो इस चीज़ को भी नोट करके लिख लेंगे। सॉरी, in all SN reaction only that halogen is replaced which is attached from single bonded कार्बन। तो किसी भी एसएन रिएक्शन में अगर कहा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड का, तो वही हाइड्रोजन हटेंगे जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हैं तो फिर वो रिप्लेस नहीं होंगे। ये चीज़ आप लोग जानते रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं विद KCN एल्कोहलिक, ALC मतलब एल्कोहलिक, और NaCN एल्कोहलिक, KCN एल्कोहलिक हो जाएगा या NaCN एल्कोहलिक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर देखो हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये पहले तो हम लोग लिखते हैं RX। यहाँ पर आपने KCN या NaCN जो भी आपने एल्कोहलिक के रूप में लिखा, यहाँ पर ALC एल्कोहलिक मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में एल्कोहल लिया गया। तो ये जो KCN है टूट जाएगा K प्लस में और टूट जाएगा CN माइनस में। ये जो आपका RX है
ये भी टूट जाएगा माइनस में और ये टूट जाएगा प्लस में। तो जैसा आपको जानते हो कि ये माइनस है तो ये प्लस पर आक्रमण करना चाहिए, अटैक करना चाहिए इस माइनस को। तो ये माइनस अगर इस आर प्लस पर अटैक करता है तो जो देखने में दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर भैया ये आर से सी जुड़ गया और यहाँ बन गया आर एन, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर आर सी एन तो बन रहा है, इसके साथ में यहाँ पर आर एन सी भी बनेगा। बाई प्रोडक्ट के एक्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बाई प्रोडक्ट की हम लोग चर्चा नहीं करते, और जहाँ पर लगेगा कि वहाँ पर चर्चा करना है वहाँ पर किया जाएगा। तो ये बन गया आर सी एन और ये बन गया आर एन सी। इसको एल्किल साइनाइड कहेंगे, इसको एल्किल आइसोसाइनाइड कहेंगे। अब इन दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों में एक तो पहले आपको बता दें कि एक प्रोडक्ट जो होगा ये मेजर होगा और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो दो प्रोडक्ट क्यों बने, हम कैसे जानेंगे कि कब दो प्रोडक्ट बनेंगे और कब दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और दो प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, इस पे चर्चा किया जाएगा। तो पहले ये चर्चा कर लिया जाए कि जो प्रोडक्ट बने हैं वो दो क्यों बने। तो यहाँ पर देखो भैया ये सी एन माइनस है, ये सी एन माइनस, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 लिख दिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 5 हो गए। कार्बन ने मतलब नाइट्रोजन ने कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो ऐसा करने पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये देखो। लेकिन कार्बन के पास 4 थे, 3 शेयर किया तो 7 ही हुआ, और एक माइनस जो आया है तो माइनस के रूप में इस कार्बन को मिलेगा, तो इसका मतलब इसके पास भी 5 हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कार्बन को मिला है, इसका मतलब माइनस चार्ज जो है कार्बन पे है। अब देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं है, तो ये जो Cn मतलब C माइनस है इसके पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस कार्बन अपना इस R को दे सकता है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो अगर कार्बन दे सकता है और दे दिया तो ये R से जो है कार्बन जुड़ गया, और अगर नाइट्रोजन दे दिया तो R से नाइट्रोजन जुड़ गया। जहाँ पर दो डोनर आइटम होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होता है और एक न्यूट्रल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेट सब पढ़ाया गया है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल हों जिसमें दो डोनर सेंटर हो, एक न्यूट्रल हो और दूसरा न्यूट्रल हो, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो, उसको एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और ऐसे आपके पास हैं NO2 माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, ONO माइनस, ये सब एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हैं। और जहाँ पर भी एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंटेट होगा वहाँ पर हमेशा आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इस चीज़ को आप काफ़ी क्लियर रहिए। तो जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट क्यों मिला, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल जाए वहाँ पर आप कह दो कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट में है तो फिर प्रोडक्ट हमेशा आपको 2 मिलेंगे, इस चीज़ पे चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कहीं पर 2 प्रोडक्ट हो जाए तो आप कह दो कि यहाँ पर एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, ये बात गलत होगी। तो ये सब एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हैं, इनके केस में आपको हमेशा 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट क्यों मिला, तो आपका आंसर ये होगा कि यहाँ पर Cn माइनस क्या है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एज Cn माइनस इज एम्बीडेंटेट
न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, so two product is obtained। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि Cn माइनस एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर RCN मेजर क्यों है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो डोनर सेंटर होंगे या दो अटैकिंग सेंटर होंगे, एक न्यूट्रल है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। इसको बहुत केयरफुली सुनिए और बताया भी गया पहले। दो अटैकिंग सेंटर हैं, एक न्यूट्रल है, जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रल है और कार्बन नेगेटिवली चार्ज है। तो जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर होगा उसकी अटैकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो चूंकि इसकी अटैकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो ये R+ पर ज़्यादा अटैक करेगा, अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब ज़्यादा जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे फिर उससे फर्दर, यहाँ पर आप लिख रहे हैं एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बन is more than neutral nitrogen, so RCN is a major product। चूंकि नेगेटिवली चार्ज कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है नेगेटिवली चार्ज कार्बन की, वो न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा है, न्यूट्रल नाइट्रोजन है, तो न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए भैया जो RCN है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर हमें पहले बता देना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जैसे आप कार्बन की संख्या, इसमें मान लो कार्बन की संख्या n है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एरो से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या n+1 हो जाएगी। मतलब जो RCN है उसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में देखा जाए, यहाँ पर when ethyl chloride is treated with alcoholic KCN with KCl, major product obtained H, यहाँ पर ध्यान दो, ऑप्शन में है एथिल साइनाइड, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सारे एथेन नाइट्राइल, ऑप्शन बी प्रोपेन नाइट्राइल, ऑप्शन सी
ब्यूटेन नाइट्राइल और डी में हो जाएगा नन। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया अब ये एथिल क्लोराइड है तो लग रहा है कि एथेन नाइट्राइल मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ध्यान दो, एथिल क्लोराइड जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, ये एथिल क्लोराइड हो गया। यहाँ पर आपने KCN एल्कोहलिक ले लिया, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये C2H5 यहाँ पर CN हो जाएगा और यहाँ पर KCl हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन तो थे ही और ये भी 1 कार्बन हो जाएगा, ये IUPAC नेम लिखा गया है ये, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये 3 कार्बन का। तो यहाँ पर क्या मिल गया भैया, प्रोपेन नाइट्राइल। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे प्रोडक्ट में उससे 1 कार्बन बढ़ जाएंगे, तो हम लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे। चलो तो हम लोग एल्कोहलिक KCN या NaCN से रिएक्शन देखें। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आगे विद AgCN, तीसरा रिएक्शन विद AgCN के साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपने RX लिया है, यहाँ पर Ag, यहाँ पर CN ले, ये देखो ये कोवैलेंट है। अगर ये कोवैलेंट है तो फिर आपके नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कोई भी डोनर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है। अब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ही लोन पेयर अपना डोनेट कर पाएगा। तो नाइट्रोजन ही अगर लोन पेयर डोनेट कर पाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन ही जुड़ेगा, कार्बन नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर AgX, ये यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्यों सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर कहेंगे एज AgCN इज कोवैलेंट सो सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे एज AgCN, इस AgCN है इज कोवैलेंट सो सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर AgCN के कोवैलेंट होने के कारण आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, इस चीज़ पे आप क्लियर रहेगा। तो NaCN या KCN रहेगा तो 2 मिलेगा और AgCN रहेगा तो सिंगल प्रोडक्ट, और वो भी यहाँ पर RCN देखो पीछे मिला था मेजर, यहाँ पर केवल RNC मिलेगा। तीसरा हो गया, ये चौथा अगर हम लोग देखें यहाँ पर फोर्थ, तो फोर्थ में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं विद KNO2 RNA इनके साथ हम लोग देख रहे हैं, KNO2 या NaNO2 इनके साथ अगर देखें तो फिर से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं बेटा, ये देखो RX है, यहाँ पर KNO2 ले रहे हो मान लो आप, तो ये KNO2 ये K प्लस में टूट जाएगा, NO2 माइनस में टूट जाएगा, फिर से वही चीज़ आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर R प्लस हो जाएगा और ये X माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये NO2 माइनस जो है, यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है जिसको आप ऑलरेडी लोन पेयर मानते हो, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर ही माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर फिर ये 2 डोनर सेंटर हैं, ये एम्बिडेंटेट है, तो एम्बिडेंटेट है तो फिर क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट तो मिलना है, सो टू प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, सो 2 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर एम्बिडेंटेट है इसलिए आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर भैया क्यों 2 प्रोडक्ट मिला, तो आप कहेंगे कि NO2 माइनस एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब R प्लस पर कौन कौन अटैक करेगा, O अटैक करेगा और N अटैक करेगा।
तो O अटैक करेगा तो एल्किल नाइट्राइट बन गया, और अटैक किया तो नाइट्रो एल्कीन बन गया। ये हो गया KX। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं O माइनस रखता है और ये न्यूट्रल है, तो माइनस वाले की हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा इसका मतलब ज़्यादा अटैक करेगा, इसका मतलब ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, यहाँ पर माइनर हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पर RONO एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइट इज मेजर, बता दिया गया RONO इज मेजर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज मोर देन न्यूट्रल नाइट्रो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले तो दो प्रोडक्ट क्यों मिला, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है इसलिए दो प्रोडक्ट मिलेगा। और RONO एल्किल नाइट्राइट जिसको आप कह रहे हो मेजर क्यों है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है, ये देखें इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग फिफ्थ रिएक्शन लिख रहे हैं, AgNO2। हम लोग यहाँ पर विद AgNO2 लिखें। यहाँ पर देखें बेटा सभी लोग, ये RX आप लिख रहे हो, पर AgONO लिख रहे हो, ये ध्यान दो ये कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट है। कोवैलेंट है तो जैसे AgCN ने सिंगल प्रोडक्ट दिया था, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको कोवैलेंट होने के बावजूद यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आपने इसको तोड़ दिया, तो R पर क्या हो गया, प्लस हो गया, R पर भैया प्लस हो गया, और X पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी R पर अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन अटैक करता है तो ये RnO2 बन जाएगा, और अगर ऑक्सीजन अटैक करता है तो ये RONO बन जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है, दो तो बन गए लेकिन मेजर कौन बनेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब की बार दोनों न्यूट्रल हैं, तो जब दोनों न्यूट्रल होंगे तब ये देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा अटैक करेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाई RnO2 इज मेजर, तो यहाँ पर पहले तो दो प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बताएंगे एज AgNO2 हैज टू डोनर सेंटर, यहाँ पर दो डोनर सेंटर हैं, सो टू प्रोडक्ट obtained, so two product is obtained, इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्दर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नाइट्रोजन is more than oxygen, so RnO2 is a major product, RnO2
AgNO2 इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपको बता दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 6 हम लोग देखें। NaSH, यहाँ पर क्या हो जाएगा RaX, यहाँ पर NaSH ये प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, यहाँ पर RaSH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NaX हो जाएगा। यहाँ पर NaSH RkSH कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर SH जुड़ जाएगा, इसको हम लोग थायोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, थायोल। जैसे OH होता है तो आल बोलते हैं, OL। और कहीं पर भी अगर हम लोग O की जगह पर S आ जाता है तो थायो और जोड़ देते हैं, तो थायो प्लस आल, तो O कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें, थायो प्लस आल, तो ये O और O कॉमन हो जाएगा, तो ये मिल के क्या बन जाएगा थायोल। तो ऑक्सीजन की जगह पर अगर O सल्फर आ जाए तो कंपाउंड का नाम वही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे थायो और जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ रिएक्शन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 7 विद Ag2O। यहाँ पर Ag2O के साथ देखे जाए, अब यहाँ पर दो पार्ट हो जाएगा, ड्राई Ag2O, अगर ये ड्राई है तो RaX Ag2O ये ड्राई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R हो जाएगा और ये 2AgX हो जाएगा, मतलब ईथर बन जाएगा। और अगर मॉइस्ट है तो यहाँ पर ध्यान दें, ये RaX हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर है, Ag2O के साथ मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर का मतलब वाटर है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर AgOH बना लेंगे, आपस में भैया रिएक्ट करके AgOH बना लेंगे। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये X हट गया और यहाँ से Ag हट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर 2ROH बन गया, ये अल्कोहल बन गया, 2AgX हो गया। रिएक्शन नंबर 8 पे हम लोग चर्चा करें, विद सोडियम एसिटिलाइट NaCSH, इसको कहेंगे सोडियम एसिटिलाइट। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कारण इसका ये है कि ज़्यादा दिखता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये RaX, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्राइमरी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, यहाँ पर भैया ये ध्यान दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये C माइनस इस R प्लस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये RC ट्रिपल गया, NaX बन गया, और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम हो गया एल्काइन, प्रोडक्ट का नाम हो गया एल्काइन। यहाँ पर नोट करके अगर देखें, नोट करके, if RX is tertiary then eliminated product is obtained। With NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर आपने CH3, यहाँ पर Cl लिखा है,
अब यहाँ पर भैया Na ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है। अब ये देखो ये टर्सरी Cl जो इस कार्बन पे है, ये 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए टर्सरी है, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर Cl है उसको अल्फा कहेंगे और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कहेंगे, ये बीटा कहेंगे, तो बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और अल्फा इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से Cl निकल जाएगा, तो बीटा से H निकल गया तो यहाँ पर CH2 बचा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH3, नीचे वाले CH3 को हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा HX। ये हो गया एक पॉइंट नोट करके। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देखें, अगर ये प्रश्न है कि टर्सरी की बजाय इन सेकेंडरी होता, इफ RX is secondary then both eliminated and substituted is obtained, but eliminated product is measured, eliminated product is measured। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे CH3 यहाँ पर Cl आपने ले लिया, ये CH ये CH3 हो गया, यहाँ पर आपने NaC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पहले तो सब एलिमिनेटेड में यहाँ से अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा के बाद वाला कार्बन बीटा हो गया, तो यहाँ से CH3 अल्फा से Cl निकल गया तो CH बचा और अगले से H निकल गया बीटा से, तो ये हो गया, ये मेजर होगा, एलिमिनेटेड इसको कहेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो जब यहाँ से Cl निकलेगा तो ये माइनस के रूप में तो निकल गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ से Na निकल गया प्लस के C माइनस हो गया, तो ये C माइनस यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पर देखें क्या बन गया, ये CH3 ये CH, ये नीचे को CH3 कर दिए और यहाँ पर जोड़ दिया गया ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया CH, तो ये मेजर हो गया और ये नीचे वाले को हम लोगों ने माइनर कर दिया। तो आज की बात हम लोग यहीं पे अपनी खत्म करते हैं।